हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न लाए हैं आज वो आप लोगों के सामने हल करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से हो। तो चलिए इसी उम्मीद से कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यानी तैयारी बेहतर तरीके से हो, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है। पहला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि किस प्रसिद्ध भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी किस भूगोलविद ने कहा था ये बात कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, तो उनका नाम पूछा जा रहा है। तो ये कथन जिमरमैन साहब के हैं। जिमरमैन साहब ने ये बात बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखें तो अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि जल एवं विद्युत किस प्रकार के संसाधन है। तो जल एवं विद्युत पूछा जा रहा है आपसे कि जल और विद्युत किस प्रकार के संसाधन है। तो देखिए जल एवं विद्युत जो है ये नवीकरणीय संसाधन भी है। नवीकरणीय संसाधन के साथ साथ हम इसे चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। चक्रीय संसाधन इसलिए कहते हैं कि हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे जल को आप बार बार यूज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ें तो अगला सवाल कहता है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको बता दें जीवाश्म ईंधन इसके अंदर जो पेट्रोल आता है, केरोसिन तेल आता है, फिर आप गैस आता है, ये सभी के सभी कैसे ईंधन है। अगर इसे एक बार जला लेना तो फिर दोबारा आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल एक बार किया जाता है तो उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये क्या हमारा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि इसे आप दोबारा यानी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल आपका इस प्रकार से है। कहा जा रहा है शमशान किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए शमशान के बारे में पूछा जा रहा है। शमशान बोल दे, आपको कब्रिस्तान बोल दे, फिर आपको मंदिर बोल दे, मस्जिद बोल दे, गिरजाघर बोल दे, है ना। तो इस तरह के जो यानी संसाधन होते हैं ना वो सामुदायिक संसाधन होते हैं। ये सारे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो शमशान आपका सामुदायिक संसाधन है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। फिर अगर अगला सवाल देखें तो कहता है कुआं किस प्रकार का संसाधन में आते हैं। तो कुआं देखिए कुआं जो होता है वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद के लिए कुआं खुदवाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कितनी किमी का मतलब किलोमीटर, कितने किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र आते हैं। तो आपको बता दें कि 200 किलोमीटर की जो क्षेत्र होती है ना, राजनीतिक क्षेत्र सीमा वाली जो क्षेत्र होती है ना, वो आपके आते हैं। यानी महासागर जो होते हैं 200 किलोमीटर राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसी से रिलेटेड अगर सवाल देखें तो कहता है किसी देश की तट रेखा से कितनी किलोमीटर दूर तक क्षेत्र आप मार्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो भी आपका 200 किलोमीटर ही है। 200 किलोमीटर के अंतर्गत जो आने वाले यानी क्षेत्र होंगे ना, वो आप मार्जक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ें और अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल इस प्रकार से है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि खनिज किस प्रकार का संसाधन है। खनिज के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम खनिज के बारे में खनिज के बारे में बात करें ना, तो देखिए खनिज के अंदर जो होते हैं बहुत सारे यानी पदार्थ आते हैं, लेकिन केवल और केवल खनिज के बारे में बोले तो ये आपके संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हमारे प्रकृति में या हमारे या अगर देखें हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, ऐसे खनिज संसाधन हैं जो मौजूद हैं, लेकिन हम लोग अभी सही तकनीकी नहीं होने के कारण उसे हम लोग अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो हम यंत्र या टेक्नोलॉजी का जो हम लोग आविष्कार करेंगे तो फिर उससे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये एक कथन है। ये कथन किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये बात है ना महात्मा गांधी जी ने बोले थे। महात्मा गांधी जी ने ये बात बोले थे। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए देखिए ये बात क्यों कहा गया तो ये भी हम लोग समझे। देखिए हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि लोभ जो होता है ना वो सबसे बड़ी है ना खतरनाक चीज़ होती है। तो इंसान यानी खुद के अंदर जब उसके अंदर लोभीपन आ गया यानी लोभ करने लगा तो संसाधनों का उपयोग नहीं दुरुपयोग करने लगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगर आप पेटी भरना अगर चाहोगे तो फिर हम संसाधनों का दुरुपयोग ही करेंगे, है ना, सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बात महात्मा गांधी जी ने बोले थे। चलिए
अगर अगला हम लोग देखें ये सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया, यहाँ पे किसने चलाया, ये बात करेंगे हम लोग। तो किसने चलाया था यहाँ पे, तो ये जो अभियान चलाया था वो चलाया था मेधा पाटेकर। तो हम लोग बोलेंगे मेधा पाटेकर, है ना, मेधा पाटेकर जो थे इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, है ना। चलिए अगला अगर देखें तो कहा जा रहा है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया। तो देखिए चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया, तो ये आपका जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, बहुगुणा, ये आप याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा ये चलाए थे चिपको आंदोलन। और मेधा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और ये बात जो है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं, तो ये हमारे गांधी जी ने ये बात को बोले थे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल अगर देखें तो कहा जा रहा है कि मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो ये जो शोषणात्मक यानी जो दोहन है ना, इसको हम लोग कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ये क्या है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो डाकू जो होता है ना, डाकू को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है कि उसका हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, डाकू जो यूज करता है वो कभी ये नहीं सोचता है कि इसके यानी इस संसाधनों का यूज करने से जो है, कहने का मतलब क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास तो लोभ होता है, बस उसको अपना काम चलाना होता है। इसीलिए कहा जाता है जब हम शोषण करते हैं ना, उसमें भी क्या यहाँ पे मानव का या तकनीक का जब दोहन किया जाता है ना, जब उसका शोषण किया जाता है तो इसको कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था की, है ना। क्योंकि डाकू जो है अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से, है ना, नहीं चलाता है। अर्थव्यवस्था होगा यहाँ पे, अर्थव्यवस्था, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर देखें तो कहता है यहाँ पे क्लब ऑफ रोम की वकालत कब हुई, यानी क्लब ऑफ रोम जो था ये कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको बता दें, ये आपके 1968 ईस्वी में, है ना, क्लब ऑफ रोम हुआ था। जो हमारे पृथ्वी कहीं मतलब ग्लोबल वार्मिंग आप समझ सकते हैं इस तरह से कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक पहल थी, जो कि सबसे पहले क्लब ऑफ रोम में, है ना, 1968 ईस्वी में ये मीटिंग किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल कहता है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, यानी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। ये आपके यानी एक पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर के नाम पूछे जा रहे हैं कि कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो कौन है, तो हम बता दें आपको, है ना, सुमशेर है, सुमशेर जी यानी इसके यानी लेखक है। तो सुमशेर जी ने इनको लिखे थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इस पुस्तक में महात्मा गांधी की बहुत सारी विचारधाराओं को भी सम्मिलित किया गया है, उसी पे आधारित भी है कुछ बातें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुई। ये आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब और कहाँ हुई थी। तो आपको बता दें कि 2000 ईस्वी में ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ये जोहान्सबर्ग में ये मीटिंग हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। कब, तो 2000 ईस्वी में, याद रखेंगे इस बात को। अगला सवाल कर रहा है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो वियना सम्मेलन जो था वो 1821 ईस्वी में हुआ था, 1821 ईस्वी में, ये भी आप याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और बार बार ये सवाल पूछे भी जाते हैं। तो ये आपके लिए, है ना, VVI में आपका प्रश्न हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे वो थे ड्यूक मेटरनिक थे, यानी ड्यूक मेटरनिक थे। ये बात को आप याद रखेंगे, है ना, ड्यूक मेटरनिक जो थे वो कहाँ के चांसलर थे, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। आगे देखिए, अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे करा है कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुई। देखिए इस बात को याद रखिएगा, जब शुरू की बात करेगा तो 1821 ईस्वी में शुरू हुआ था। और अगर हम ये कह दें कि कब स्वतंत्र हुआ था तो वो 1832 ईस्वी में इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला सवाल है जोल्बेराइन की स्थापना कब हुई। तो ये एक संगठन था, समझिए, व्यापारियों का, और इसका जो स्थापना किया गया था ना, तो ये आपका 1832 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। जोल्बेराइन की जो स्थापना थी वो 1832 ईस्वी में हुई थी। अब अगला सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़े तो करा कि फ्रांस और पर्सा के बीच यानी कब युद्ध हुआ। तो फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था ना वो पूछा जा रहा है कब, यानी ये युद्ध हुआ था। तो ये 1870 ईस्वी में, है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच ये युद्ध
हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ें और यहाँ पे हम देखें तो सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। करा यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया? तो यंग इटली नामक जो एक गुप्त संगठन था, इसका यानी जो निर्माण करता था, यानी जो इसे बनाया गया था, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये कौन बनाए थे? तो गिसिपी मैजनी ने, है ना। आपको केवल और केवल मैजनी भी दे सकता है ना। तो गिसिपी अगर ना दे तो मैजनी आपके यानी ऑप्शन में रहेंगे, तो आप इसे आंसर कर सकते हैं। मैजनी ने कौन किए थे? यंग इटली नामक जो एक गुप्त संगठन था, है ना, कौन किए थे इसको इसको यानी कौन बनाया था? तो आप कहेंगे मैजनी ने, गिसिपी मैजनी यानी पूरा नाम है इसका। अगला अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगला सवाल अगर हम लोग पढ़ें तो अगला सवाल है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? यहाँ पे राष्ट्रवाद होगा यानी राष्ट्रवाद याद रखेंगे इस बात को। तो कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था किस सदी में हुआ था? तो ये 19वीं सदी में ये यूरोप में राष्ट्रवाद का यानी जो उदय हुआ यानी शुरुआत हुआ वो 19वीं सदी में हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़े तो कहा जा रहा है फ्रांस की क्रांति के बाद स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो देखिए फ्रांस के क्रांति के बाद पूछा जा रहा है। फ्रांस के क्रांति से पहले इसका नाम जो था वो था स्टेट्स जनरल, लेकिन जब ये क्रांति यानी पूरा हो गया, फ्रांस की क्रांति जब खत्म हो गया, तब इस स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसे इसका जो नाम रखा गया ना वो था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इसका यानी नाम रखा गया, असेंबली याद रखेंगे इस बात को। नेशनल असेंबली इसका नाम बदल कर रख दिया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें जितने भी सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखें और इसे याद करने की कोशिश करें। अगले सवाल की ओर अगर बढ़े तो कहता है कि वियना संधि किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो वियना संधि जो थी ना वो किसके अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। तो ये भी आप कहेंगे ड्यूक मेटरनिक, यानी ड्यूक मेटरनिक जो थे इन्होंने, है ना, इन्हीं के अध्यक्षता में जो था वियना संधि को तैयार किया गया था। ड्यूक मेटरनिक याद रखेंगे, मेटरनिक भी आपके ऑप्शन में रह सकते हैं, क्योंकि ड्यूक अगर ना रहे तो मेटरनिक, क्योंकि मेटरनिक नाम से तो आप जानते हैं कि पूरा यानी प्रचलित होता है, ये इसका पूरा नाम है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कर रहा है स्वतंत्र होने के पूर्व यूनान किस साम्राज्य का हिस्सा था? यानी यूनान जब स्वतंत्र नहीं था तो वो किस साम्राज्य का हिस्सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ओटोमन साम्राज्य के हिस्सा थे। ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान जो था स्वतंत्र होने के पूर्व किसके यानी हिस्से थे? तो ये ओटो साम्राज्य के हिस्सा थे। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जर्मन राज्य में सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो जर्मन राज्य की अगर बात करें और सबसे अधिक शक्तिशाली की बात करें तो वो था पर्सा, यानी पर्सा राज्य जो था जर्मन में वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और अगले सवाल को देखें तो कह रहा है पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस वर्ष युद्ध छिड़ गया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष पर्सा और ऑस्ट्रेलिया में ये युद्ध हुआ था? तो ये 1866 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। और अगले सवाल के अगर और हम लोग बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि एकीकृत इटली की राजधानी कौन बना? तो एकीकृत इटली की जो राजधानी बना था वो बना था रोम। कौन बना था? तो रोम बना था। तो याद रखेंगे, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा रोम। एकीकृत इटली की राजधानी यानी रोम बना था। ठीक, अगले सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि किस वर्ष काउंट कैबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसको काउंट कैबूर को जो प्रधानमंत्री बनाया था ना वो कब बनाया गया था, इस बात को पूछा जा रहा है। तो 1853 ईस्वी में जो था काउंट कैबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और दूसरा सवाल पढ़ें तो कह रहा है किसने काउंट कैबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, यानी किस व्यक्ति ने इसको, है ना, प्रधानमंत्री बनाया था, उसका नाम पूछा है। तो ये जो थे कौन थे? विक्टर एमान्युएल, इन्होंने इसे प्रधानमंत्री का पद यानी दिया था। विक्टर एमान्युएल जो थे इनको प्रधानमंत्री का पद दिए थे। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ये इसमें जितने भी सवाल आएंगे ना ये इकोनॉमिक्स के सवाल आएंगे, इकोनॉमिक्स के सवाल से आएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप इन्हें याद रखें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आपके एग्ज़ाम में ये सारे सवाल आ सकते हैं। तो देखिए पहला यानी कहा जा रहा है आपसे, और ये सवाल देखिए कई बार पूछा भी गया है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे हम लोग या बिहार की भी बात करें तो कृषि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। ठीक, और अगला कह रहा है कि अमेरिका, चीन और भारत में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो किसका है? वो है भारत का। तो भारत का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें तो कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब
किया गया? योजना आयोग, इस बात को याद रखेंगे कि योजना आयोग का जो गठन था, है ना, कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो था 15 मार्च है ना 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कर रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा, है ना, तब तो वो विकसित देश कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। ओके, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं विकसित। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारत अंग्रेज शासन का एक था। तो भारत जो अंग्रेज शासन का जो क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आप आसानी से जवाब दे सकते थे या दे सकते हैं उपनिवेश, यानी जो अंग्रेज जो था ना, भारत का क्या था, एक उपनिवेश था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए थे ना, तो वो व्यापार करने आए थे, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे। तो भारत, है ना, अंग्रेज शासन का क्या था, एक उपनिवेश था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल अगर देखें तो कह रहा है कि अंग्रेज ने भारत अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या किया। तो सिंपल सी बात है कि वो भारत आए और भारत में आने के बाद भारतीयों पे ही अपना अधिकार जमा लिया, यानी धीरे धीरे भारतीयों का शोषण करने लगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शोषण। अगला सवाल देखें, कह रहा है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है, तो इसका जवाब आपको देना है। तो ये एक प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है, याद रखेंगे, प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन क्या है? एक प्रणाली है, इस बात को याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़े। कह रहा है द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीयक जो क्षेत्र है ना, उसको हम लोग औद्योगिक के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखें हम लोग, तो कह रहा है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किसकी क्रिया है। तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किसकी क्रिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये परिवर्तन की क्रिया है। किसकी क्रिया है? परिवर्तन की क्रिया है, याद रखेंगे कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किसकी क्रिया है, तो परिवर्तन की क्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो भारत में जो आर्थिक विकास का श्रेय है ना, ये किसको दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये नियोजन को दिया जाता है, नियोजन को। चलिए अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसको सबसे उचित सूचांक माना जाता है। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए सूचांक जो है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति अगर आय निकाल लिया जाए ना, तो वही हमारा सूचांक है। इससे हम अपने विकास की माप कर सकते हैं, आय। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल क्या कर रहा है, संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है। तो दयनीय है। कैसी स्थिति है? तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति है, इसीलिए तो बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में क्या जीवन का आधार है। कृषि, क्योंकि कृषि पे ही तो आश्रित है। बिहार में है क्या, कृषि, यानी खेती की जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल क्या कर रहा है कि बिहार के विकास में क्या एक बहुत बड़ा बाधक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बाढ़ एक ऐसे यानी कारक है जो कि बिहार को विकसित या विकास में बहुत बड़ा यानी, है ना, रोड़ा पड़ जाता है, यानी रोक लगा देता है ना, क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ आते हैं और जो है जो भी यानी विकास वाले काम होते हैं उसमें रुकावट डाल देते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कर रहा है, बिहार में आय का स्रोत किसे माना जाता है। तो बिहार में आय का स्रोत कृषि के अलावा और हम क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों से हमारे चैनल को और ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बाय।